नमस्कार साथियों, पॉलिटी विजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट टॉपिक बहुत बड़ा है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, संख्या कितनी है, शपथ कैसे लेते हैं, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी अधिकार क्या क्या प्रदान किए गए हैं। तो आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान लाया गया। भारत में इससे पहले कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था। जब अंग्रेज भारत में आए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। इस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लॉर्ड इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। लॉर्ड इम्पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, जो एक अंग्रेज थे। इसके बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम लाया गया और इसके तहत, इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय, जिसको फेडरल कोर्ट बोलते हैं, की स्थापना का प्रावधान लाया गया। और 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय कह सकते हैं इसको, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये जो न्यायालय की स्थापना की गई और इस संघीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे मॉरिस गवेयर। मॉरिस गवेयर को संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत प्रावधान लाया गया। 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये संघीय न्यायालय या जो सुप्रीम कोर्ट था, इसके निर्णयों के विरुद्ध लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, इसलिए इसको सुप्रीम नहीं कह सकते। इस वजह से इसको सुप्रीम कोर्ट का दर्जा नहीं दिया गया। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो 28 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और इसके 2 दिन बाद दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था अपनाई गई है और एकीकृत न्याय व्यवस्था में सीक्वेंस में यानी क्रम में न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो पूरे देश का अगर कहें तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद राज्यों का होता है हाई कोर्ट, जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं। वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं
और सुप्रीम कोर्ट देश का एक ही होता है जो दिल्ली में स्थापित है। इसको और कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर हो गए जिला स्तर पर देखें तो अधीनस्थ या सबॉर्डिनेट न्यायालय। इस तरह से न्यायिक प्रक्रिया जो है हमारे अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है और हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। पुनर्विचार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर, लेकिन इसके फैसले के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं होगी, इसलिए इसको अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को। तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने के बाद इसको हम सुप्रीम कह सकते हैं, क्योंकि इसके निर्णयों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, ऐसी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब इसका उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो जब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, प्रथम न्यायाधीश बने थे हरिलाल जे कानिया। कई बुक्स में आपको हीरालाल जी कानिया भी मिलेगा, तो ये दोनों सही है। हरिलाल जी कानिया इनका नाम था। ये प्रथम न्यायाधीश और वर्तमान न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े। इन्होंने शपथ ली थी नवंबर 2019 से हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर है। और प्रथम न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसकी सदस्य संख्या देखें तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय इसकी सदस्य संख्या या न्यायाधीशों की संख्या थी 6+1। 6 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश, तो कुल मिला के 7 न्यायाधीश थे। समय समय पर संसद के द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि की गई है। 1986 में 25+1 26 कर दी गई, 25 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिला के 26 हो गए। और 2009 में इनकी संख्या 30+1 कर दी गई, 31। 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल हो गए 31। 2019 में अब अधिकतम संख्या हो सकती है 33+1 34। वर्तमान में अधिकतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या हो सकती है 34। तो इस तरह से समय समय पर इनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ये हो गई सुप्रीम कोर्ट की सदस्य संख्या। की नियुक्ति की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 सब क्लोज 2 में। न्यायाधीशों की नियुक्ति जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तब से लेकर 1993 तक राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी।
1993 के बाद कॉलेजियम की व्यवस्था की गई। कॉलेजियम में एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वह 4 अन्य न्यायाधीश। ये जो न्यायाधीश है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनना है उसका नाम भेजेंगे और इसके आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो वो वरिष्ठता क्रम में की जाती है कि सीनियरिटी सबसे पहले किसकी है। एज नहीं देखी जाती है कि एज में सबसे बड़े पहले कौन है, उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद पर कर दी जाए। सीनियरिटी देखते हैं कि पहले सबसे पहले पोस्टेड कौन हुआ था, उसके बेस पे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और ये जो कॉलेजियम बनता है, ये कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं और राष्ट्रपति फिर इस कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के पास एक बार भेज दिया गया है तो राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए इसको भेज सकते हैं कॉलेजियम को, और कॉलेजियम अगर दोबारा उन्हीं नामों की सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति फिर बाध्य है उसको मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त करने के लिए। अब आगे देखते हैं योग्यताएं। यानी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता है भारत का नागरिक, भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी देखते हैं किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। एक या एक में भी हो सकता है, एक से अधिक हाई कोर्ट में भी न्यायाधीश रह चुका हो। या अब हम थर्ड नहीं कर सकते हैं, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या रह चुका हो। या राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो। योग्यताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 सब क्लोज 3 में। भारत का नागरिक हो या 5 वर्ष तक वह किसी भी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो अधिवक्ता वकील कोटे से एसएम सीकरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे, अधिवक्ता या वकील कोटे से। और इंदु मल्होत्रा ये भी वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो ऐसा व्यक्ति आज तक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बना है। पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की बात करें तो पहली महिला थी मीरा साहिब फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की बात करें तो महिलाओं की संख्या जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तब से लेके आज तक बहुत कम रही है। तो पहली महिला थी मीरा साहिब फातिमा बीवी, और इंदु मल्होत्रा वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक एक भी महिला नहीं आई है। और वर्तमान में न्यायाधीश की बात करें तो शरद अरविंद बोबड़े हैं। सीजेआई के
नियुक्ति से संबंधित अगर विवाद की बात करें तो 1950 से लेकर 73 तक वरिष्ठता क्रम में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती थी। 1973 में इसकी अवहेलना की गई। वरिष्ठता क्रम में न्यायाधीश थे सेलार, हेगड़े, ग्रोवर। वरिष्ठता क्रम की अवहेलना करते हुए अजीतनाथ रे को पहली बार 1973 में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इनसे ऊपर ये वरिष्ठता क्रम में थे, इनको ना बना के अजीतनाथ रे को बनाया गया और 1977 में फिर से इसकी अवहेलना की गई। एम यूथ बैग को सुप्रीम कोर्ट का CJI चीफ जस्टिस बनाया गया। ऐसे 2 बार वरिष्ठता क्रम की अवहेलना की गई है। 1977 के बाद जनता पार्टी आई और जनता पार्टी ने वरिष्ठता क्रम की पहल या प्राथमिकता दी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम में ही होनी चाहिए और इसकी सिफारिश विधि आयोग ने भी इसकी पहल की कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वरिष्ठता क्रम में होगी। जो वरिष्ठ होगा उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। वरिष्ठता जो क्रम है इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। उसके बाद आज तक वरिष्ठता क्रम से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। आगे देखते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल 5 वर्ष का ये ऐसे नहीं होता है। मिनिमम एज भी नहीं है कि नियुक्ति की मिनिमम एज हो। इनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकते हैं। 65 वर्ष से पहले अगर ये स्वेच्छा से त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनको महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। महाअभियोग की प्रक्रिया साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई जाती है और शपथ 3री अनुसूची में जो उल्लेखित है वो शपथ इनको दिलवाई जाती है, यानी कर्तव्य निष्ठा की शपथ इनको दिलवाई जाती है। अब आगे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है इनको कैसे हटा सकते हैं पद से। महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटा सकते हैं। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों को महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जिस विधि के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाएगा उस विधि के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटा सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसके न्यायाधीशों को भी महाअभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटा सकते हैं। अब महाअभियोग की प्रक्रिया देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस बेस पे लाई जा सकती है और लाई गई है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, संसद में किस तरह से लाया जाएगा। किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब संसद के दोनों सदनों में से 2 सदन है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा।
दोनों में से किसी में भी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के 100 सांसद हस्ताक्षर करेंगे उस प्रस्ताव पर, और राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के 50 सांसद हस्ताक्षर करेंगे। मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है, उस प्रस्ताव पर 100 सांसद हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद एक समिति बनाई जाएगी जांच करने के लिए, और उस समिति के सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई, किसी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश, और एक मेंबर होगा कानून का विधि वेता। ये जांच करते हैं उस प्रस्ताव जो लाया गया है साबित कदाचार या असमर्थता का, उसकी जांच करेंगे। और अगर जांच सही पाई गई है, जब जांच की जाती है तो न्यायाधीश अपना पक्ष रख सकते हैं। जांच सही पाई गई है तो ये यहाँ बोल देते हैं सदन में कि जांच सही पाई गई है, तो विशेष बहुमत कहेंगे सदन में उपस्थित तथा कुल सदस्य संख्या की उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे देते हैं तो ये प्रस्ताव इस सदन से पारित हो गया है। फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा, और दूसरे सदन में 50 सांसद हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यही प्रक्रिया होगी, यानी विशेष बहुमत के द्वारा जो कुल सदस्य संख्या है उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले की कुल 2/3 सदस्य संख्या हस्ताक्षर कर देती है, तो दोनों सदनों से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। और जैसे ही राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करेंगे, यानी दोनों सदनों से पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास गया। जैसे ही राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उस जिसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, उस समय से वो अपने पद से रिक्त माना जाएगा। आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। ये जो प्रक्रिया चलती है, संसद के 3 सत्र होते हैं, एक सत्र में ही इसको कंप्लीट करना आवश्यक होता है। अगर एक सत्र में ये कंप्लीट नहीं हुई है तो ये पूरी नहीं हो पाएगी, दूसरे सत्र में इसकी बहस नहीं होगी। तो इस तरह से न्यायाधीश अगर चाहे तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया के चलते हुए अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया न्यायाधीश पर चल रही है, उस समय न्यायाधीश ने जो भी फैसले दिए हैं और उस पे महाभियोग साबित हो गया है, यानी कदाचार साबित हो गया है, तो उसके कार्य सुनने घोषित नहीं किए जाएंगे। जिस दिन हुआ है उस दिन से पद रिक्त माना जाएगा। उससे पहले सारी फैसिलिटी जो सुविधाएं उसको मिलती है, वो सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। तो इस तरह से न्यायाधीश पे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको पद से हटा सकते हैं। लाया गया है आज तक 2-3 पर, लेकिन एक पर भी महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। अब इनके वेतन भत्तों की बात करते हैं। वेतन व भत्ते, इसका उल्लेख किया गया है संविधान की 2री अनुसूची और अनुच्छेद 125 में वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। 2016 से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपए पर मंथ, और अन्य जो न्यायाधीश है इनका वेतन है 2,50,000 रुपए। इनका जो वेतन है ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और संचित निधि पे संसद में मतदान नहीं होता है। इसके अलावा वेतन के अलावा इनको निःशुल्क आवास और भी कई चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपातकाल लागू हो गया है,
वित्तीय आपातकाल, तो संविधान में लिखा हुआ है आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान में उल्लेख किया गया है कि अगर आपातकाल देश में लागू हो जाता है, वित्तीय आपातकाल, तो न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 360 सब क्लोज 4 सब क्लोज बी में ऐसा लिखा हुआ है। इनको रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। आगे देखते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद 126, इसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कर सकते हैं। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और किस बेस पे की जाएगी? अगर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश किन्हीं कारणों की वजह से अनुपस्थित है, तो उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनको मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। जब वो मुख्य न्यायाधीश के पद पे नियुक्त रहेंगे तो उनको मुख्य न्यायाधीश की सारी फैसिलिटी दी जाएगी, और जैसे ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनको पद से वापस पहले की स्थिति में भेज सकते हैं। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 126 में। अनुच्छेद 127 में उल्लेख किया गया है तदर्थ, इनको एडोक भी बोलते हैं, एडोक न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये भी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश पर जब कोर्ट में गण पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त हो गए हैं, या उच्च न्यायालय में कोई ऐसा न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, तो ऐसे न्यायाधीश को कार्यभार कम करने के लिए कुछ समय के लिए नियुक्त कर सकते हैं। जैसे ही काम समाप्त होता है उनको पद से फिर से हटा दिया जाता है। तो तदर्थ न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति करते हैं, और जैसे ही इनकी नियुक्ति की जाती है, जब तक ये पद पर रहते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट की जो सारी फैसिलिटी है अधिकारिता के अंतर्गत, वो सारी फैसिलिटी इनको दी जाती है। अनुच्छेद 128 में उल्लेख किया गया है जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर अगर कार्यभार बढ़ गया है तो इनको वापस कुछ समय के लिए बुला सकते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी हो सकता है। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 128 में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर सेवानिवृत्त हो गया है तो उस पे कुछ फाउंडेशंस है, यानी सेवानिवृत्त होने के बाद वो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी काम नहीं करेगा, एज ए न्यायाधीश या वकालत नहीं कर सकता है। इस तरह से हमने देखा कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, इनको फैसिलिटी या सुविधाएं दी गई है कि इन्होंने जो भी इनका जो कर्तव्य है या इन्होंने जो भी फैसला सुनाया है उसके विरुद्ध कार्यपालिका फाउंडेशन या कार्यपालिका कुछ नहीं कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है या न्यायाधीश है, ये स्वतंत्र रह के अपना फैसला सुना सकते हैं, अपना जो कार्य करते हैं ये बिल्कुल स्वतंत्रता इनको प्रदान की गई है। कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक होगी, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 50 में। इसके अलावा इसकी जो प्रक्रिया होती है, कार्य प्रणाली होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें किसी भी निर्णय पर फैसला करने के लिए 3 सदस्य बेंच होना अनिवार्य है, और ये जो फैसला किया जाता है बहुमत के आधार पर होता है।
3 है तो 2 प्लस 1 बहुमत हो सकता है पक्ष विपक्ष में। बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाता है। और अगर राष्ट्रपति को परामर्श देना है, राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 143 में। राष्ट्रपति को परामर्श देना है तो उसके लिए 5 सदस्यीय बेंच होना जरूरी है। इसमें भी बहुमत के आधार पर परामर्श दिया जाता है और परामर्श राष्ट्रपति माने या नहीं माने ये राष्ट्रपति के स्वविवेक पर आधारित है। इस तरह से हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे हुआ, सदस्य संख्या कितनी है, समय समय पर बढ़ती गई है और वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 34 है मुख्य न्यायाधीश को मिलाने के बाद। और क्या क्या इनको जो योग्यताएं हैं क्या क्या होनी चाहिए, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में।